कहते हैं भगवान भी सिर्फ सुनता है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो हमारी सुनता है तो हमें उससे हिम्मत मिलती है। तो आप भी मेरी बात सिर्फ सुनिए। इसका एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं स्टैंजा का। ठीक है, तो इस कविता का यही मेन तथ्य है कि मैं जब बोलूं आप मेरी बात सुनो, जब आप बोलेंगे मैं आपकी बात सुनूंगा। ठीक है, प्लीज लिसन। और दूसरा हमारा जो चैप्टर है वो है स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वाला। तो ये एक कहानी थी जिसमें एक बहुत ही सुंदर कहानी हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, द स्टोरी टेलर। किसी को ध्यान है इस कहानी में क्या था? समरी ऑफ द स्टोरी टेलर। उसमें ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, पहले हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमारा थर्ड चैप्टर था वो था इंटेलेक्चुअल रबिश। जब आप सिर्फ बोलने के लिए ओवर स्मार्ट चीजें बोलते हैं, राइट। तो एक बारी हम समरी देख लेते हैं इसकी। आ, जो हमारा इसको देखते हैं पहले, स्टोरी टेलर में क्या है। इसका मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। इसकी समरी पूरी कहानी पढ़ने के बजाय हम संक्षिप्त में हम रिवाइज करेंगे, राइट। The story is set on a hot afternoon in an railway carriage occupied by a small girl, smaller a smaller girl, a boy named Cyril, their aunt, and a bachelor who's a stranger to the party. तो ये लोग एक रेलवे कैरेज में जा रहे हैं और बच्चे बहुत बेचैन हो रहे हैं और अपनी आंट को परेशान कर रहे हैं। तो फिर ये जो अजनबी है ये क्या करता है, ये उन बच्चों को एक कहानी सुनाता है, राइट। उस उससे ये पता चलता है कि कहानी सुनाना सबके बस की बात नहीं है। तो ये जो अजनबी था इसमें कहानी सुनाने की कला थी। Children are restless and persistent with their questioning, prompting the aunt to try and quiet them with a moralistic story. तो जब आंट परेशान हो गई, बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे थे, तो उन्होंने उनको एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद the aunt tells a story about a good girl who is saved from a mad bull by rescuers who admire her moral character. The children quickly dismiss this story as deplorably uninteresting and stupid. Seeing her failure, the bachelor challenges the aunt and begins his own story about a girl, Bertha, who he describes as horribly good. तो
जब उसने अजनबी ने देखा कि बच्चे आंट की कहानी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं इन बच्चों को कहानी सुनाऊंगा, और उसने कहानी सुनानी शुरू की। राइट। और उस जो आंट ने कहानी सुनाई उसमें लड़की बहुत अच्छी थी, और जो इस अजनबी ने कहानी सुनाई उसमें एक लड़की थी बर्था, वो बहुत ही, उसने कहा हॉरिबली गुड, कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। और फिर वो एक बहुत मजेदार कहानी सुनाता है कि एक लड़की होती है बर्था, शी वाज सो एक्सेप्शनली गुड दैट शी वन 3 large medals for obedience, punctuality and good behavior, which she wore pinned to her dress. As a unique award, the prince of the country allowed her to walk in his private park. This park was unusual because it contained animals instead of flowers. तो उस कहानी में क्या था, बर्था कुछ ज्यादा ही अच्छी लड़की थी, तो उसको जो राजा था उसने क्या किया, उसने 3 मेडल दिए। एक ओबीडियंस के लिए कि सबका कहना मानती है, पंक्चुअलिटी के लिए कि सब चीज समय से करती है, और गुड बिहेवियर कि उसका स्वभाव और वर्ताव सबसे अच्छा है। तो वो तीनों मेडल गले में अपने पहनती है, और राजा उसको कहते हैं कि क्योंकि तुमने ये इनाम जीता है, तुम मेरे पार्क में घूम सकती हो। और उस पार्क में क्या था, फूल पौधों की जगह जानवर थे। एक बार इसकी ट्रांसलेशन सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो जब वहां पे घूम रही है तो उसके जो मेडल है वो आपस में टिंग 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 आवाज करते हैं, और एक भेड़िया उसको देख लेता है। तो वो भेड़िया को देख के छुप जाती है कि भेड़िया तो मुझे खा जाएगा, लेकिन भेड़िया उसको सूंघता सूंघता वहां पहुंच जाता है, और भेड़िया उसको, जब वो छुप रही होती है तो उसके मेडल गलती से आपस में टकरा जाते हैं, और वो क्लिंग की आवाज आती है। तो भेड़िया को पता चल जाता है वो कहाँ छुप रही है, वो वहां जाके उसको खा जाता है। तो इसका मतलब उसको अच्छे होने की सजा मिली, उसको फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या फायदा अच्छे होने का अगर तुम्हें भेड़िया ही खा जाएगा। तो ये कहानी बच्चों को बहुत पसंद आई। The children are delighted by the story, calling it the most beautiful they have ever heard. Specifically because it lacks the predictable morality of the aunt's version. The aunt is horrified and calls it the most improper story to tell young children. But the bachelor is satisfied that he successfully kept them quiet for 10 minutes. तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कहानी सुन के। उनको पता है आंटी जो कहानी सुनाती है उसमें तो होता है लड़की बहुत अच्छी है, उसको बहुत इनाम मिलते हैं, उसको बहुत शाबाशी मिलती है, जो बुरे होते हैं उनको सजा मिलती है। तो इस कहानी में वो लड़की अच्छी थी, लेकिन उसके साथ बुरा हुआ, तो बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आई। लेकिन आंट ने कहा कि ये तो बहुत ही बकवास स्टोरी है, क्योंकि और ऐसी कहानियां बच्चों को नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन जो स्ट्रेंजर था, जो अजनबी था, वो बहुत खुश था, क्योंकि जब वो कहानी सुना रहा था तो 10 मिनट तक बच्चे बिल्कुल
चुप थे, शांत थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो है 4.3 थर्ड चैप्टर, इंटेलेक्चुअल रबिश। इंटेलेक्चुअल रबिश को हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? बौद्धिक कचरा। लोग बहुत कुछ कहते हैं जो सुनने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत समझदार लगता है, लेकिन एक्चुअली में उसमें कुछ नहीं होता। तो ये जो चैप्टर है इंटेलेक्चुअल रबिश, एक बार इसका हम सारांश पढ़ लेते हैं। इसमें बहुत सिंपल से हमें रूल्स बताते हैं कि हम बेवकूफी वाली गलतियां कैसे ना करें। लुक फॉर योर सेल्फ। कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले आप चेक कीजिए कि आप जो बोल रहे हैं क्या वो सही है। कोई गलत चीज मत बोलिए, या बिना चेक करे कुछ भी मत बोलिए। चेक योर एंगर। अगर आपको गुस्सा आ जाता है, कोई आपसे एग्री नहीं करता और आप गुस्सा हो जाते हैं, तो भी उसका बहुत नुकसान होता है। आपको शांत रहना चाहिए। अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो आपको इस बात से गुस्सा नहीं आना चाहिए। तीसरा, मीट डिफरेंट पीपल। अलग अलग तरह के लोगों से मिलो जिनके विचार आपसे अलग हो, ताकि आपको अलग अलग विचारों के बारे में पता चले और आप सीखें। ठीक है, और अखबार पढ़िए, लोगों से मिलिए, दूसरे देशों में जाइए, ताकि आप अलग अलग विचारधारा के लोगों से मिल सके। और फाइनली कहते हैं, हैव एन इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट। आप एक किसी जितने भी फेमस लोग हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे आप इमेजिन करिए कि आप उनसे बात कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे, उनसे क्या सवाल पूछेंगे। उससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी, एंड यू विल बी एबल टू अवॉइड मिस्टेक्स। आप गलतियों से बच सकते हैं। एक बार इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ठीक है, और एक और चीज वो कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्राइड एंड फियर। डोंट बी टू प्राउड। अगर आपको लगता है कि लड़कियां हमेशा सही होती हैं या लड़के हमेशा सही होते हैं, तो उससे घमंड आता है।
तो हमें वो घमंड नहीं होना चाहिए, हमसे भी गलती हो सकती है। और दूसरा कहते हैं कॉन्कर योर फियर, फियर इज द मेन रीजन पीपल बिलीव इन सुपरस्टिशंस एंड एक्ट क्रूअली टू अदर्स। कहते हैं हम अपने दिमाग से आप डर निकाल दीजिए। जब आप डर डर जब लोग डरते हैं तभी वो गलतियां करते हैं, तो अपने दिमाग से आप डर को निकाल दीजिए। तो वो कहते हैं कि जो एक समझदार इंसान है वो हमेशा इंटेलेक्चुअल रबिश से बचता है और ऑब्जर्वेशन और लॉजिक से काम लेता है। राइट? एक बार इसका ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है, इसका नाम है इंटेलेक्चुअल रबिश, भौतिक कचरा। तो इसके बारे में आपको राइटर बताते हैं कि इन चीजों से हम कैसे बचे। ठीक है, और ये जो लास्ट वाला चैप्टर है वो है माय फाइनेंशियल करियर। माय फाइनेंशियल करियर, फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड, करियर माने जो आप एक मिनट, करियर का क्या ट्रांसलेशन होगा? जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं, जो जैसे कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है ना, कोई फौज में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो ये सब करियर्स हैं। तो माय फाइनेंशियल करियर, तो फिर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें ये बताते हैं कि स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो अपने पैसे अपने पास रखता है, कभी बैंक नहीं जाता, और कैसे वो एक बार बैंक जाता है तो वहां पे पैसे जमा करता है बड़ी मुश्किल से, और फिर वो साथ के साथ उसको वो पैसे निकालने पड़ते हैं, और कैसे उसका सब मजाक उड़ाते हैं, और फाइनली वो बैंक से अकाउंट बंद करके आ जाता है और फिर डिसाइड करता है कि मैं कभी दोबारा बैंक में अकाउंट नहीं खोलूंगा। माय फाइनेंशियल करियर, तो इसकी समरी पढ़ लेते हैं हम शॉर्ट में। ये एक फनी स्टोरी है, इसमें हास्य है, और जो नरेटर है वो बैंक में जाता है, बैंक में जाके घबरा जाता है, और उस देखता है इतने सारे फॉर्म भरने हैं, और बैंक वाले लोग सोचते हैं कि वो एक डिटेक्टिव है, और जब उन बैंक वालों को पता चलता है कि उसके पास तो बिल्कुल थोड़े से पैसे हैं बैंक में डालने के लिए, तो वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते, और जब उसको पैसे निकालने होते हैं, उसको $6 निकालने होते हैं, लेकिन वो गलती से $56 लिख देता है। अब क्योंकि उसने लिख दिया गलत, 6 की जगह उसने 56 लिख दिया, तो वो अपनी गलती मानता नहीं है, कहता है कि मेरे को तो 56 ही चाहिए, और 56 ही उसने जमा किए थे, सारे पैसे उसको निकालने पड़ते हैं, और फिर वो बैंक से निकल जाता है,
क्योंकि सब बाद में जब वो बैंक से जाता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं कि अभी तो इसने पैसे जमा किए थे, थोड़े से तो पैसे हैं, अब फिर इसने वो सारे पैसे निकाल लिए। तो जब वो सारे उस पे हंसते हैं तो वो कसम खाता है मैं कभी दोबारा बैंक नहीं जाऊंगा, और वो अपनी सॉक्स में, अपनी जुराब में पैसे रखना फिर से शुरू कर देता है और कभी दोबारा बैंक नहीं जाता। एक बार सुन लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। ओके वेट, सॉरी। हम्म। ठीक है, तो ये हमारी इस चैप्टर फाइनेंशियल करियर की समरी है। और ये आखिरी चैप्टर है, तानसेन। तानसेन भी है उसके बाद। तानसेन वाली कविता में हमने देखा उसमें क्या होता है कि तानसेन राजा अकबर को, आ, जब तानसेन पर प्रशंसा करते हैं अकबर की, कहते हैं कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो तानसेन कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं गाता, जो मेरे गुरुजी गाते हैं। तो कहते हैं अपने गुरु को बुलाइए। वो कहते हैं नहीं, मेरे गुरुजी आपके दरबार में नहीं आएंगे, वो राजाओं के लिए नहीं गाते। तो अकबर एक सादा कपड़ों में कहते हैं कि मैं जाऊंगा। और तानसेन और अकबर वहां पे जाते हैं जंगल में, और आ, तो और वो मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं गाता। तो तानसेन क्या करते हैं, तानसेन कुछ गाने लगते हैं और वो गलत सुर लगा देते हैं। तो उनके गुरु कहते हैं अरे तुम गलत क्यों गा रहे हो, और उसको सही सुर बताने के चक्कर में गुरुजी उस्ताद गाने लगते हैं। तो उनके गाना सुनकर सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, सबको बहुत उनका गाना पसंद आता है। तो जैसे ही अकबर देखते हैं कि प्रशंसा करने के लिए देखते हैं तो वो वहां थे ही नहीं। तो अकबर पूछते हैं कि ये इतना अच्छा कैसे गाते हैं। तानसेन कहते हैं कि ये इसलिए गाते हैं क्योंकि ये भगवान के लिए गाते हैं, ये इंसानों के लिए नहीं गाते। मैं इंसान हूं, मैं आपके लिए गाता हूं, लेकिन वो अपने भगवान के लिए गाते हैं, इसलिए मैं कभी उनके जैसा अच्छा नहीं गा सकता। ये हमारे 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपके लिए क्या किया है, तो यूनिट 4 के जो आपके 5 चैप्टर्स हैं,
प्लीज लिसन, स्टोरी टेलर, इंटेलेक्चुअल रबिश, फाइनेंशियल करियर और तानसेन। इनमें से मैंने क्या किया है, ये कुछ रिवीजन क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपके इस तरह के पेपर, क्वेश्चन पेपर में के लिए तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी। अभी हम जो डिस्कस करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी, आंसर भी बताऊंगी, लेकिन जब आपको ये मिलेगा तो आप ये क्वेश्चन लिखकर प्रैक्टिस कीजिए जैसे एग्जाम के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको यहाँ पे ये ब्लैंक्स फिल करने हैं, ये भी इन्हीं 5 पाठों में से है। और फिर ये ट्रू फॉल्स है, यहाँ पे सामने आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। और जब आप इसको कर लेंगे, इसके एंड में आप देखेंगे आंसर्स हैं, यहाँ से आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स के आंसर हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर हैं, ठीक है। ये शब्द उन्हीं चैप्टर्स में से लिए गए हैं। आपको, आप अगर देखेंगे आपके साथ जो रिसोर्स शेयर किया हुआ है, उसमें हर चैप्टर में एक सारांश है और कुछ शब्दावली है उसी चैप्टर से। तो वो शब्दावली आप देखेंगे, उन्हीं में से ये सेंटेंसेस, ये वाले शब्द लिए गए हैं, ठीक है। और ये ट्रू फॉल्स के आंसर हैं। जो फॉल्स है उसके सामने फॉल्स लिखा हुआ है, जो ट्रू है उसके सामने ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सब शीट है, ये आपको इन 5 चैप्टर्स को रिवाइज करने में मदद करेगी, ठीक है। तो अभी हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। जैसे why does the speaker specifically ask the listener in the poem please listen? जो कविता है प्लीज लिसन, उसमें स्पीकर क्यों कहता है कि प्लीज लिसन? इसलिए कहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप बोले नहीं, मुझे सलाह ना दें, आप सिर्फ मेरी बात सुने। आप मेरी समस्या का हल ना ढूंढे, आप मुझे सलाह ना दे, मदद ना करें, मेरी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश ना करें, आप सिर्फ मेरी बात सुनो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, why does the speaker in the poem please listen claim that advice is cheap? क्यों कहता है कि हर आदमी सलाह देता है, सलाह में क्या मुश्किल है? हमें कोई बात, मुझे कोई बात सुनने वाला चाहिए। आप किसी से भी 5 मिनट बात करो, वो आपको सलाह देना शुरू कर देगा। आप बोलो मुझे सिर दर्द है, तो लोग आपको दवाई बतानी शुरू कर देंगे। आप बोलोगे कि आपको कुछ खरीदना है, तो लोग आपको बताना शुरू कर देंगे उस दुकान से खरीदो, वो बहुत अच्छी है। तो लोग सलाह बहुत देते हैं। पीपल गिव अ लॉट ऑफ फ्री एडवाइस। अखबार में देखा ना आप, एक कॉलम आता है जिसमें लोग अपनी समस्याएं बताते हैं, और वो कोई जो उस कॉलम को लिखता है वो उन समस्याओं का जवाब देता है, परेशानियों का हल बताता है। तो कहते हैं ये तो बहुत आसान है समस्या का हल ढूंढना, तो लेकिन बात सुनने वाला इंसान नहीं मिलता। According to the speaker, why does prayer sometimes work for people? कहते हैं जब हम भगवान से किसी चीज के लिए हाथ जोड़ते, तो वो चीज सच कैसे हो जाती है? क्योंकि भगवान
समस्या का हल नहीं ढूंढते, भगवान सिर्फ हमारी प्रार्थना सुनते हैं, और क्योंकि भगवान सुनते हैं तो समस्या का हल हम खुद निकाल लेते हैं, है ना। ठीक है। नाउ who were the occupants in the railway carriage in the storyteller? Storyteller में रेलवे कैरेज में कौन कौन था? एक छोटी बच्ची थी, एक उससे भी छोटी बच्ची थी, और एक लड़का था, छोटा बच्चा, जिसका नाम था सिरिल। तो ये तीन बच्चे थे, एक इनकी आंट थी, बुआ, और एक बैचलर था जो अजनबी था, जो इन लोगों को, इन चारों को जानता नहीं था। So they were the occupants: a small girl, a smaller girl, a small boy, their aunt, and a bachelor who was a stranger to the party, जो इन सबको नहीं जानता था। Why did the aunt describe the cows in the field as if they were a rarity? तो जो आंट थी वो बच्चों को दिखाई थी, अरे अरे देखो देखो गाय, देखो कि गांव उसमें खेतों में चर रही है। तो गाय में ऐसी क्या खास बात थी, लेकिन वो ऐसे ढंग से क्यों बोल रही थी? ताकि बच्चों का ध्यान भटका सके, क्योंकि बच्चे उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे, बच्चे परेशान कर रहे थे, तो वो बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकाने की, लगाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है। How did the children describe the aunt's story about the girl saved by the rescuers? The bigger girl called it the stupidest story she had ever heard, and Cyril said it was so stupid he didn't listen after the first bit. तो जो आंटी ने बच्चों को कहानी सुनाई वो बच्चों को कैसी लगी? बड़ी बच्ची ने तो कहा कि बहुत ही बकवास स्टोरी है, और सिरिल ने कहा मैंने तो बस शुरू में 2 लाइन सुनी, उसके बाद तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसका मतलब ना आंट को अच्छे से कहानी सुनानी आती थी और ना बच्चे उसकी सुनते थे। लेकिन जब उस अजनबी ने कहानी सुनाई तो सबने बहुत ध्यान से पूरी कहानी सुनी। 10 मिनट वो बिल्कुल चुप थे। What was the novelty in the bachelor story that immediately caught the children's interest? The bachelor described the girl Bertha as horribly good. तो जब उस अजनबी ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक लड़की थी बर्ता, वो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, तो उसको लगा ज्यादा ही अच्छी, वो क्या होता है? तो बच्चों को ये डिस्क्रिप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और वो सुनने लगे कि अच्छा, सुनते हैं इस कहानी में और क्या है। Which 3 medals did Bertha win for her goodness? उसको 3 कौन से मेडल्स मिले? फॉर ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी एंड गुड बिहेवियर। Why were there no flowers in the Princess Park in the Bachelor story? जो बैचलर की, अजनबी की कहानी थी, उसमें फूल क्यों नहीं थे? क्योंकि उस पार्क में जानवर थे और जानवरों ने सारे फूलों को या तो खा लिया था या तोड़ दिया था। How did Bertha's medals ultimately lead to her tragic death? तो बर्था की डेथ, बर्था की मौत का कारण उसके मेडल्स कैसे बने? तो जो उसको अच्छाई के लिए मेडल मिले थे, उन्हीं की वजह से बर्था को जान से हाथ धोना पड़ा, राइट? जो उसके मेडल्स थे वो आपस में टकराए और
उनके टकराने की वजह से भेड़ियों को पता चल गया कि वो कहाँ छुपी हुई है और वो उसको खा गया। ठीक है, ऐसे ही हर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब एक बार ये देख लेते हैं, 2-3 एमसीक्यूज देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तानसेन के टीचर कहाँ रहते थे? लिव्ड इन अ केव इन द हिमालय। Akbar traveled to hear the Ustad dressed in the robes of a slave. To cure Tansen's burning heart, a maiden came and sang Malhar. Tansen was called the chief jewel in Akbar's diadem. The manager felt the narrator had an awful secret to reveal. Right? इसका मैं आपको एक बार मीनिंग दरबार, राइट? एक मिनट। कैम्ब्रिज, ओके। डायडम, जो मुकुट होता है राजा का, राजा के मुकुट में जो यहाँ पे सामने एक जूल लगता है, उसको कहते हैं डायडम। आप देखोगे ना, क्वीन एलिजाबेथ का दिखाती हूँ आपको, रुको। क्वीन एलिजाबेथ क्राउन, डायडम, इसको कहते हैं डायडम। ये वाला देखेंगे आप, ये वाला जो डायमंड है इसको कहते हैं डायडम। तो कहते हैं कि तानसेन अ, अ, अकबर के मुकुट में 9 रत्न थे, उनके दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से सबसे बहुमूल्य खास 9 के 9 बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन जो डायडम मानते थे वो मानते थे तानसेन को। तो ये है डायडम, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे सुंदर और सामने जो एक जूल होता है उसको कहते हैं डायडम। ठीक है बेटा, क्लास के बाद ये रिसोर्स आपको दे दिया जाएगा, आप उसको रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल राइट बेटे, बाय।